जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसके लास्ट में भी एक पेज लगा होगा बबल्स शीट का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। इस तरह से करके जो है आपका एंड पे एक पेज लगा होगा। अभी मैं मोबाइल से आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, वैसे आप इसको ख़ुद भी जो है वो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। एंड पे ये लिखा लगा होगा पेज, और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर आपने कुछ लिखना वगैरह नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इस पेज को आपने किस तरह से फिल करना है। ये समझ ले कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये वो है। आपने पहला जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया। पहले ऑप्शन का करेक्ट आंसर बी है, दूसरे का भी बी है, तीसरे का भी बी है, चौथे का ए है। यानी ये आपने सारे इस तरह से फिल कर लिए हैं। फिर आपने ये फिल करने के बाद इस पे आना है। इस पे आने के बाद अगर आप देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, उम्मीद करता हूँ कि नज़र आ रहा होगा, आपने जो फर्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है उसके आगे बी को सर्कल करना है। सेकंड के आगे अगर उसकी जो ऑप्शन होगी आपने उसको सर्कल कर देना है। और टिल 20 एमसीक्यूज़ होते हैं फर्स्ट ईयर के पेपर में, तो आपने 20 सर्कल जो है पहले 20 सर्कल फिल करने हैं। और यहाँ राइट पे आपको ये राइट पे जो है वो एक पेपर कोड की ऑप्शन आ रही है। अभी आपको शुरू में मैंने बता दिया है, जो आपके एमसीक्यू के पेपर के ऊपर कोड लिखा होगा वही आपने यहाँ पे ऊपर फिर 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसके भी जो है वो सर्कल फिल कर देने हैं। उसके बाद नीचे इसके दो हिस्से हैं, एक बबल्स वाला और नीचे उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुमतहिन पुर करे, यानी कि जो एग्जामिनर है ये सिर्फ उसके लिए है। ये जो मार्किंग सेंटर में जो लोग बैठे होते हैं ये उन्होंने, जो चेकर्स ने, जो चेकर पेपर चेकर होते हैं ये उनके लिए है। इसको आपने हरगिज़ इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी। ओके, अब हम बाकायदा अपने पेपर का आगाज़ करते हैं। मैंने सैम्पल पेपर लिया 2015 का। 2015 के पूरे 20 एमसीक्यूज़ और 80 नंबर का जो उसका सब्जेक्टिव पेपर है वो मैंने पूरा सॉल्व करके आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है और किस तरह अटैम्प्ट करना है और साइड पे लाइन किस तरह लगानी है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है, उन्होंने कहा इफ़ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर देन n फैक्टोरियल इज़। अब जो तो सही तरह चैप्टर नंबर 7 पढ़ के आए हैं, इस तरह से करके जो चैप्टर 7 है उन्होंने स्टार्ट में पेज नंबर 230 के ऊपर ये बात बताई हुई है कि ये जो सिंबल होता है ये n फैक्टोरियल का होता है, या इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये होता है कि इसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो अंग्रेज़ी में आप सीखते हैं या पढ़ते हैं वो लगा दिया जाए। ये दोनों तरीके होते हैं। अब उन्होंने कहा कि n फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल आंसर है वो तो नहीं लिखा होगा। अगर मैं आपके साथ किताब वाला जो है वो शेयर करूँ पेज नंबर 230 पे, तो इसका आंसर होता है n(n-1, n-2, n-3 डॉट 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 321। इस तरह से होता है। मैं किताब से आपके आगे पेज नंबर 230 खोल के रखता हूँ तो फिर शायद जो है वो आपको पता चलेगा। ये आपकी किताब है। इस बात को जो है उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया। आपका पहला एमसीक्यू इस बात पे है, यानी ये मैं आपको अभी बता रहा था कि ये अगर आपने पढ़ा है, बारीक बारीक बातों को पढ़ा है, तो ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है और ये इसके इक्वल होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें तो इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लोजेस्ट बन रहा था गिवन स्टेटमेंट के वो था नॉट डिफाइंड, मैंने उसको सर्कल लिख दिया। यानी कि पूरी स्टेटमेंट ही जो आंसर में पूरी तरह डिफाइन नहीं है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या है। उन्होंने कहा है कि एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस पावर -1/4, या इसको एक और पढ़ने का तरीका ये होता है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर -1/4 इज़ वैलिड ओनली इफ़। उनने कहा है कि ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा, तो इसकी जो होता है ये जो दूसरा नंबर होता है यहाँ पे सेकंड टर्म ये 1 से लेस देन हो। इस तरह ये आपने याद रखनी है बात। ये चैप्टर नंबर 8 से पूछा गया और इसका अगर रेफरेंस क्वेश्चन की बात करूँ
तो पेज नंबर 278 पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पेज नंबर 278 पे इसका एक रेफरेंस क्वेश्चन बना है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया है। अगर आप ये देखें पेज नंबर 278, पेज नंबर 278 पे उन्होंने ये एक्सपेंशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है ये तभी वैलिड होगा जब ये जो सेकंड टर्म है ये हमारी 1 से छोटी होगी, लेस देन 1 होगी, तभी वैलिड होगा। इस बात को उन्होंने एमसीक्यू में पूछ लिया है। तो यहाँ पे आपने इसको बी को चूज़ करना है कि बी इज़ द करेक्ट। और इसको एक लिखने का तरीका ये भी होता है कि इस लेस देन वाले सिंबल को इस तरह लिख दें। इसको किस तरह पढ़ेंगे, 1 इज़ ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट ऑफ एक्स, या इसको किस तरह पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1। बात करने के दो तरीके हैं, दो अंदाज हैं, लेकिन बात का मतलब एक ही है। आगे है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ने कहा फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी द यूजुअल नोटेशंस आर 1 इज इक्वल टू। ये जो चैप्टर है ना, ये फॉर्मूले मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स यूजुअली इसको लाइक करते हैं और ये उन्हें काफ़ी हद तक ज़ुबानी भी आते होते हैं। तो R1 जो है वो इक्वल होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए के। इसके लिए आप पेज नंबर जाएंगे 38 पे। ये एक फॉर्मूला पेज नंबर 381 के ऊपर ये एक फॉर्मूला है जिसका उन्होंने जो है ऑब्जेक्टिव में जो है उसे उन्होंने क्वेश्चन कर लिया है, पूछ लिया है कि ये किसके इक्वल हो सकता है। तो ये जो है वो क्वेश्चन है और ये पेज नंबर आप देख लें 381 है। तो आपने इसका आंसर ये जो है वो यहाँ पे सर्कल कर देना है, ऐसे सर्कल कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि 1 रेडियन किसके इक्वल है। तो ये चैप्टर नंबर 8 से उन्होंने पूछा है। ये इससे पहले आप 10th ग्रेड में भी पढ़ कर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, क्योंकि वो भी वहाँ पे भी उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन 57.296 डिग्रीज़ के इक्वल होता है। चैप्टर नंबर 8 में अगर पेज नंबर आप जाएं 290 के ऊपर तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.296 डिग्री। ये मैंने आपको इसका साथ साथ रेफरेंस भी दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद उन्होंने ये पूछा है 5वें में कि टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। अगेन ये फिर जो है वो 10th ग्रेड में भी आपने पढ़ा होगा, ये भी 10th ग्रेड का है, ये भी 10th ग्रेड का है कि रैशनल फ्रैक्शन की दो ही टाइप्स होती है, एक प्रॉपर होती है और एक इम्प्रॉपर होती है। अब ये आपने खुद देखना है चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 179 में। ओके, उसके बाद हमारा छठा एमसीक्यू ये है कि साइन 2 अल्फ़ा, ये हमारी डबल एंगल आइडेंटिटी जो पेज नंबर 328 पे आपकी ये जो अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री की किताब है उसके सफ़ा नंबर 328 पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है उन्होंने साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखा होगा। वो ज़ुबानी अगर आपको आता है तो आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर जो है वो अल्लाह का आसरा और इधर उधर देखेंगे, गर्दन घुमाएंगे तो फिर कोई गलत ही पुट कर देंगे, या कोई किस्मत अच्छी हो तो सही भी पुट कर देंगे। तो इस तरह आपने इसको चूज़ कर देना। उसके बाद जो 7th वाला है ये भी 10th ग्रेड का क्वेश्चन है, ये भी 10th ग्रेड का क्वेश्चन है। अभी तक जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो यूजुअली या तो फॉर्मूला थी या कोई बेसिक लॉजिक थी। इनको सॉल्व करने के लिए आपने ना तो कोई एक्स्ट्रा पेज घर से लेके जाना है और ना ही एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा पेज मिलेगा। तो इसको आपने करना कहाँ पे है, ये जो आपकी आंसर शीट होगी एक लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज से पहले यहाँ पे जो पेज होता है उस पे आपने करना है। अब यहाँ पे जो है मैंने पिन्स लगाई हुई हैं, लेकिन जो आपको बोर्ड में पेपर मिलेगा वो उन्होंने धागे से जो है उसको सिया होता है, धागे से, ठीक है। तो ये भी आप 10th ग्रेड में पढ़ कर आ चुके हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैं आपको फिर से एक दफ़ा याद करवा दूं कि रूट्स फाइंड करने के लिए जो है आप डिस्क्रिमिनेंट पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ये हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² माइनस 4ac के, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा होता है b² माइनस 4ac
उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे पता है ए 1 है, बी जो है वो भी 1 है और सी जो है वो -6 है। इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 25 आएगा। ये 10th ग्रेड के पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आता होता है। अब आप जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर देख रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 25 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो आपने बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों बातें इसके आंसर पे ट्रू हो रही हैं। तो इसका मतलब है जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स का मतलब जो एंड पे जो इसके आंसर आएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो आंसर आएंगे एक्स के, वो दोनों जो है रियल नंबर्स होंगे, दोनों मुख्तलिफ होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे। अब इन तीनों जो ये 3 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई एक अगर आपको ऑप्शन में नज़र आता है तो उस पर आप फ़ौरन सर्कल करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0 आर। तो अगर ऑप्शन देखें रियल, कॉम्प्लेक्स, इक्वल एंड ट्राइवियल, तो यहाँ पे जो ए है हमें रियल मिल रहा है, तो रियल आपने सर्कल कर देना है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये तो उन्होंने एग्जैक्ट उठाई ही 10th क्लास की बुक से है। अगर आप 10th क्लास अच्छी तरह पढ़ के आए तो मैं आपको हवाला देता हूँ कि 5वें चैप्टर में अगर आप एक्सरसाइज का 7वां MCQ देखें तो उसकी भी सेम यही स्टेटमेंट है। और मज़े की बात ये कि ये जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है, इसके चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 33 में उन्होंने नीचे नोट करके, नोट ऐसे लिखा होगा NOTE नोट, ये पैसों वाला नोट नहीं, ये नोट वाला, हिदायत वाला नोट है, लिखा होगा। और उसमें उन्होंने ये बात लिखी है, द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ नॉट एम्प्टी, ये सारा उन्होंने जुमला लिखा हुआ है। तो ये वो लाइन उन्होंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे MCQ में पूछ लिया। अब उसके बाद ये वो क्वेश्चन आ गया जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गलत करते हैं। उन्होंने पूछा हुआ है कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ हॉकी मैच, प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन, प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन। तो पता तो ये चल रहा है कि यहाँ पे दो जो है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन रहे हैं। सैम्पल स्पेस में दो बातें आपने बतानी, या तो पाकिस्तान विन करेगा या फिर हारेगा, लूज़ करेगा, दो बातें बन रही हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, ये इन दोनों को वो देख लेते हैं और इवेंट क्या है, विन है, इवेंट 1 है और सैम्पल स्पेस 2 है, तो वो 1/2 बगैर सोचे समझे 1/2 जो है वो इस पे कर देते हैं। उनके लिए जो चैप्टर 7 नहीं पढ़ के आए सही तरह से, लेकिन उन्हें हल्का फुल्का प्रोबेबिलिटी का पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो आगे मैं आपको इसके आंसर की भी जस्टिफिकेशन देता हूँ, लेकिन मैं इसका रेफरेंस दे दूँ कि ये उन्होंने उठाया किधर से है। पेपर सेटर ने, या जो आपका जिसने पेपर बनाया उसने ये आपकी किताब में से कहाँ से दिया है। चैप्टर नंबर 7 में अगर आप पेज नंबर 246 पर जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखना है, स्पेशली एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2। और वहाँ पे इस तरह नंबर 1 करके जो क्वेश्चन है वो यही वाला है, यही वाला। बस उन्होंने वहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे उन्होंने जो है क्रिकेट को चेंज कर दिया हॉकी से। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले गलत वाला किया है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कि जो हमारे नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस है, एक तो ये है कि पाकिस्तान या विन करेगा या फिर लूज़ करेगा, या जीतेगा या हारेगा, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस 2 है, या विन है या लूज़ है। और इवेंट जो है वो पाकिस्तान विन, यानी इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट 1 है। प्रोबेबिलिटी ये होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट ओवर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो ये मैंने चूज़ करके यहाँ पे कांटा लगा दिया, ये गलत है। आप अक्सर जो है इस तरह के मैचेस में एक बात अक्सर भूल जाते हैं, या तो मैच विन होता है या लूज़ होता है या फिर ड्रॉ होता है। ये तीसरी बात जो है वो अक्सर ही बच्चे आउट होती है, उनके ब्रेन में ये थॉट भी नहीं आती, सोच भी नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सैम्पल स्पेस में फिर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, क्योंकि ड्रॉ का भी चांसेस हो सकते हैं कि मैच ही ड्रॉ हो जाए,
दोनों टीम्स का इक्वल स्कोर हो जाए और मैच हमारा ड्रॉ हो जाए, तो सैम्पल स्पेस 3 हुआ, तो फिर जो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो 1/3। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने इसको पेपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना बोर्ड के पेपर में, उसके एंड पे भी सॉल्व किया। अगर आपने सॉल्व करना है ना इसके आंसर को, तो यहाँ पे आपने सॉल्व करना है, यानी कि ये सैम्पल स्पेस है, विन लॉस या ड्रॉ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सारा बताया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद जो हमारा 10वां ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो ये है कि मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x होल पावर 6। उनने कहा है कि इस एक्सपेंशन की आपने बतानी है मिडल टर्म, इस एक्सपेंशन की बतानी है मिडल टर्म। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है अलहदा से बना के कि किस तरह से बायनोमियल थ्योरम की मिडल टर्म हम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने बताना है कि जो मिडल टर्म होगी उसका नंबर कौन सा होगा, 3rd होगा, 4th होगा, 5th होगा या 6th होगा। इसकी भी थोड़ी सी लॉजिक आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो आपका n है यहाँ पे ये इवन है कि ओड है। अगर इवन है तो तरीका मुख्तलिफ है, ओड है तो तरीका मुख्तलिफ है। n इवन है तो ये एक एक्सप्रेशन होता है n/2 + 1। इसमें आप n की वैल्यू जो है रिप्लेस करें, 6 पुट कर दिया, 6/2 हमारा 3 होता है, 3 + 1 4। तो ये जो 4 आ रहा है इसका मतलब है 4th इज़ द मिडल टर्म। इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ। अगर आप अपनी इस किताब के, ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री और अलजबरा की किताब है, इस किताब के सफ़ा नंबर जाएंगे 270 पे और चैप्टर नंबर 8 में है ये, तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं कहाँ आपको भेजना चाह रहा हूँ। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है अब ये पता नहीं क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये जो क्वेश्चन है ये उन्होंने MCQ में भी पूछा हुआ है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में सब्जेक्टिव पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा सीक्वेंस है तो इसमें इसकी 5th टर्म क्या होगी। तो मैं आगे जाकर जब मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में ये अटैम्प्ट किया क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैं आपको तफसीली बताऊँगा कि इसकी 5th टर्म कैसे बनी है। अभी के लिए सिर्फ आप इसका आंसर याद रख ले, 20 है और इसका रेफरेंस पेज नंबर 190 है और ये चैप्टर 6 से उन्होंने क्वेश्चन लिया है और पेज नंबर 190 पे भी ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो वाला ये क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। बल्कि मैं आपको जो है आंसर शीट दिखा ही देता हूँ। ये 2015 का पेपर है और ये जो है फाइंड द सीक्वेंस, सिर्फ ये वही सारा सीक्वेंस है जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये उन्होंने अलहदा से शॉर्ट भी पूछा हुआ है। उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव नंबर 12। ऑब्जेक्टिव नंबर 12 में उन्होंने पूछा हुआ है कि इस जो है फंक्शन की या इस रिलेशन की आपने बतानी है डोमेन। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर आप 10th क्लास बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 5 में, 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 जो सेट्स का चैप्टर है, वहाँ पे आपने सीखा होगा कि जो पहले लिखे जाने वाले ऑर्डर पेयर में जो पहले लिखे जाने वाले एलिमेंट होते हैं उन्हें हम डोमेन बोलते हैं और बाद में लिखे जाने वालों को रेंज बोलते हैं। तो उनने पूछा हुआ है इसकी डोमेन क्या है, तो ABC पहले लिखे हैं तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर उन्होंने यहाँ पूछा होता है हमारी रेंज क्या है, तो सेकंड बाद में लिखे जाने वाले 1 1 1 तीनों 1 1 है, तो हम इस D को चूज़ करते अगर उन्होंने पूछा होता रेंज का। पेज नंबर 58 पे एग्जाम्पल नंबर 2, और ये किस चैप्टर से पूछा है, ये उन्होंने सेकंड चैप्टर से पूछा हुआ है। ये मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया है इसका। वहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन लिखा होगा, अब ये आपने खुद पेजेस ओपन करके देखने। अगर मैं खुद से करूँगा तो इस पर हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 13 ये है, ये भी 10th ग्रेड का है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम पहले बताते होते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा हमारे रूट है तो उसका सम -b/a के इक्वल होगा। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी आप ये बात पढ़ के आ चुके हैं, -b/a, ये हमारा करेक्ट था। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है,
ये 9th ग्रेड में भी आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है, 9th क्लास में, कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ ए इज़ सिंगुलर। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ए इनवर्स हम पॉसिबल ही नहीं होता तब जब जो है ए का जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर हो जाए, या हमारे मैट्रिक्स ए का आंसर ज़ीरो के इक्वल हो जाए। अगर ज़ीरो हो जाए तो वो सिंगुलर होता है। इसकी मैं डिटेल लॉजिक जो है वो, एक क्वेश्चन उन्होंने, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। क्वेश्चन पेपर में उन्होंने पूछा हुआ है ये इनवर्स ऑफ ए, इसमें मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी उनने ये बात पूछी हुई है, उसका हवाला बन रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में, 100% ही बन रहा है। और इसका रेफरेंस जो है चैप्टर नंबर 3 से आया, और सफ़ा नंबर जो है वो 90 पे आपको मिलेगा। ये तो उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन ही उठा के एज इट इज़ उन्होंने MCQ में दे दिया है। ये अगर आप देखेंगे पेज नंबर 400 पे, यानी चैप्टर नंबर 13 है, 400 पे चैप्टर नंबर 13, और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देखना है, 400 पे क्वेश्चन नंबर 18 को। तो ये सारा एक एक्सप्रेशन है, कॉज इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी भी अलहदा से एक्सप्लेनेशन है, बल्कि ये मैं कहूँ तो ये एक आर्टिकल है, इसको भी अलहदा से समझाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद ये भी जो 16 पे है, ये अगर आप पेज नंबर 395 पे देखें, जो कि चैप्टर 13 बनता है, एग्जैक्ट 13 बनता है, तो आप वहाँ पे इस ऑप्शन को चूज़ करना है। कई किताबों में यहाँ एक्स को उन्होंने, सॉरी, इस वाई को एक्स लिखा हुआ है। अगर आपकी किताब में भी एक्स लिखा हुआ है तो उसको ठीक कर लें, यहाँ वाई आएगा। उसके बाद 17 है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टेंजेंट एक्स इज इक्वल 1/√3 इज़, यानी कि इसका सोल्यूशन अब आपने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा, 1/3 में मिलेगा, 1/2 में मिलेगा, 2/4 में मिलेगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ मिलेगा। तो आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है वो पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में, तो हमें इसका जो सोल्यूशन है वो मिलेगा पहले और तीसरे में, ठीक है। ये भी आपने देख लेना है। ये भी चैप्टर नंबर 3 का 13 का जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 18 है, रैंक बतानी है। रैंक अगर आप पेज नंबर 125 पे जाएं किताब के चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ पे उन्होंने ना डेफिनेशन भी लिखी होगी रैंक की। तो आपने रैंक की डेफिनेशन बतानी है कि जब आप गिवन मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म यूज़ करते हुए रिड्यूस करते जाते हैं तो एंड पे जो आपका एक्सप्रेशन बनता है, यानी उन्होंने वो एंड वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसमें आपने देखना होता है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। यानी यहाँ पे ये फर्स्ट रो जो है इसमें 1 है, यानी एक होने से ये नॉन ज़ीरो है। इस सेकंड रो में भी एक 1 है, ये भी नॉन ज़ीरो हुई। इस थर्ड रो में सारे ही ज़ीरो हैं, तो फिर ये ज़ीरो वाला कॉलम है। तो ये जो पहले दो हमारी रो, सॉरी ये कॉलम नहीं, ये रो है, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। तो ये जो हमारी पहली दो रोज़ हैं ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो जितनी नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वही उसका रैंक का ऑर्डर होता है। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 1 और 16 का के दरमियान। ये भी चैप्टर नंबर 6 में से उन्होंने MCQs लिया, और 207 पेज नंबर पे आपको ये मिलेगा इसका कॉन्सेप्ट GM का, ज्योमेट्रिक मीन का। और अलहदा से ये क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है उन्होंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया है और MCQ में भी सेम उसी बात को पूछा हुआ है। तो यह आपने इस पर तवज्जो करनी है। अभी तो सिर्फ मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि आगे मैंने सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी लॉजिक दूंगा। इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव नेगेटिव 4 है। आगे जो हमारा आखिरी MCQ नंबर 20 है, उन्होंने ये पूछा हुआ नेगेटिव आयोटा रेस पावर 19
इज़ इक्वल टू, ये भी 9th क्लास में बच्चे करते होते हैं, 9th क्लास में मैं यूजुअली सिखाता होता हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर में फिर उन्होंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया है। अगर आप पेज नंबर 13 पे जाएं चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा जो है वो लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आयोटा आएगा। वो कैसे, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आयोटा टू द पावर 19 है, तो मैं इस नेगेटिव को इस तरह लिखूँगा, -1 टाइम्स आयोटा और रेस पावर 19, क्योंकि इन दोनों को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब -1 रेस पावर 19 मैं अलहदा कर लूँगा और आयोटा रेस पावर 19 अलहदा कर लूँगा। इंडिसेस का रूल है, -1 की पावर अगर 19 आए तो उसका आंसर -1 ही रहता है। और इस आयोटा रेस पावर 19 को मैं लिख लूँगा आयोटा रेस पावर 18 डॉट आयोटा। 18 लिखने का मकसद ये होगा कि हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए होता है, और यहाँ पे 9 आएगा और ये आयोटा एज इट इज़, और ये शुरू वाला -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये -1 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, होल पावर 9 एज इट इज़, ये आयोटा एज इट इज़, ये -1 फिर एज इट इज़, -1 की पावर 9 -1 होता है, और ये आयोटा एज इट इज़, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, और ये मल्टीप्लाई आयोटा, और +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा के इक्वल होता है। तो ये इसकी लॉजिक है कि नेगेटिव आयोटा रेस पावर 19 आयोटा के इक्वल होता है। यहाँ पे जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो एंड होती है। टोटल 20 नंबर के जो है वो आपके मारूजी सवाल होते हैं, और ये 20 में से 20 नंबर ही इनमें पूरे आते होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने सब्जेक्टिव पेपर जो बिल्कुल आपको इसी तरह का मिलेगा, ये पेपर ज़रा थोड़ा खस्ता हाल है क्योंकि 2015 से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। इस पे शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये टेप वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन ये मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरा पेपर सॉल्व किया है फॉर 80 मार्क्स के लिए, और मैंने एक ऑर्डर से किया है। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें फिल करने के बाद आपको इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपने उनको वापस दे देना है। उस पे जो आपने निशान लगाए होंगे वो आपने एंड पे बबल फिल ज़रूर करने हैं। ठीक है, अगर बबल फिल नहीं किए और सारे एमसीक्यू सही हैं तो आपको उसमें 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि जो पेपर चेकर होता है वो जो पेपर चेक करता है आपके बबल्स को कंसीडर करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पेपर को हमने किस तरह अटैम्प्ट करना है। मैंने, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पहले जो 2 पोर्शन होते हैं, यानी सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, इसमें से 8-8 करने होते हैं हमने अटैम्प्ट, और जो आगे हमारा सवाल नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से हमने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन हमने टोटल 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, और कुल मिला के जो आपके नंबर बनते हैं वो बनते हैं 80 नंबर बनते हैं। तो आपने जो है सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब आपको आंसर शीट मिलेगी इस तरह की, तो आपने कोशिश करनी है कि पहले से ही प्रैक्टिस कर लें बबल कैसे फिल करते हैं, या अगर आप अकेडमीज़ में टेस्ट सेशन दे के आए हैं तो फिर तो आपको मसला नहीं होएगा बबल फिल करने में। बिल्कुल ठीक है। आपने लाइन जो है वो किस तरह से लगानी है, स्पेशली मैथ के पेपर में, यहाँ पे आपने बिल्कुल इसके इतना डिस्टेंस देते हुए एक सीधी लाइन खींच लेनी है, लेफ़्ट पे भी और बिल्कुल इसी तरह राइट पे भी। यहाँ पे भी आपने ये काम नहीं करना कि यहाँ पे आप 3 इंच का डिस्टेंस रखें और स्केल से एक लाइन लगा दें, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोशिश तो आपने ये करनी है कि शुरू में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो इस क्वेश्चन के मिलने से पहले पहले जितने पेजेस पे आपसे इस तरह साइड पे करके लाइंस लग सकती है ना, आपने लगा लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने अल्लाह का नाम शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने इस पेपर को ले लेना और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। पहला उन्होंने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन बताने से पहले आपने ज़रा ऊपर ये 3 चीज़ें ज़रूर लिखनी है कि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप है,
सेक्शन 1 है, ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर सेक्शन 1 लिखा है, यहाँ से आपने देख के लिख लेना है। और ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब है क्वेश्चन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 आपने ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन 2 लिखने के बाद आप यहाँ पे सिर्फ एक टाइटल लिख दें कि आंसर्स। कुछ बच्चों का जब मैं पेपर चेक करता हूँ, मेरे पास पेपर्स आते हैं चेक होने के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैं यहाँ पे भी मैंने आंसर बताना स्टार्ट नहीं किए, लेकिन मैं 2 बातें आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैथ के पेपर में आपने टाइम और स्पेस इन दोनों को मैनेज करना है। क्योंकि अगर आपको सारा पेपर आता है, आप उसे मुकम्मल गिवन टाइम पे नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा, बेकार। और अगर आपको सारा पेपर आता है और पता चले अभी 20 नंबर का पेपर पड़ा हुआ है और सारी शीटें जो हैं वो फिल हो गई हैं, तब भी जो है वो बेकार ही है आपकी सारी मेहनत। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह टाइम और स्पेस को मैनेज करते हुए किस तरह आपने आंसर्स को अटैम्प्ट करना है। ये 3 बातें आंसर भी लिख दिया। अब सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके साइड पे ये जो नंबर गिवन है ना, ये आपने यहाँ पे लिखना है। अपनी मर्ज़ी का नंबर नहीं लिखना, यहाँ पे जो पेपर सेटर ने जो नंबर दिया हुआ है आपने वो नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, तो मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 8, क्वेश्चन नंबर 3 के भी पहले 8 और क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 9, यानी पहले क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट किए हैं। इस बात को बग़ैर मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है, कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, हर सवाल के जो पहले 8 है वो मैंने सारे सॉल्व किए हैं। उन सभी की लॉजिक्स मैं आपको दूंगा। ओके, तो अब हम बकायदा अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। अगर आप पेज नंबर 8 पे आए ना, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। एक लिखी हुई है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ये 4 में से आपने 2 लिखनी है, यानी 1 2 3 4। अगर आप ये 4 लिख रहे हैं, इस 4 में टोटल 3 है आगे से, तो इसको एक ही कंसीडर होके 1 नंबर मिलेगा। और अगर आप ये पहली 2 लिख दें, ये एक तो मुख्तसर भी हैं और आसान भी हैं। तो मैं यूजुअली आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, और यहाँ पे जो पिछले 7 सफ़ा नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, इनमें से अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। तो इस पेपर में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो उन्होंने पूछा हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो वो आपने इस तरह पहले ऊपर टाइटल दे देना है, और क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। एक तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एक आपकी स्पेस भी वेस्ट होगी। तो आपने सिर्फ इतना टाइटल दे देना है कि 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। पहली प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो आपने, मुझे उम्मीद है कि याद की होगी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर बता देना जो उसकी प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R। इस R का मतलब है द रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर की डेफिनेशन ये होती है जिसमें रैशनल और इर्रेशनल सारे नंबर आते होते हैं। ये बात बता देनी है। और इसका मतलब, और आपने बताना है आइदर, यानी A जो है वो इस B के इक्वल भी हो सकता है, और ये जो पहला नंबर A और दूसरा नंबर B है, ये A जो है वो B से ग्रेटर भी हो सकता है, और तीसरा आपने बताना है कि A जो है वो B से स्मॉलर भी हो सकता है। अगर आप ये बता दे तो आपको जो है वो एक नंबर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आगे दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी सेम ये जो बात लिखी है ये यहाँ पे भी लिखनी है, फॉर ऑल A, B, यानी ये जो हमारे नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स को बिलोंग करें। और इस तरह आपने लिख देनी है प्रॉपर्टी के A इज़ ग्रेटर दैन B, A इज़ ग्रेटर दैन B। ये सिंबल होता है एंड का, AND एंड। इससे पढ़ेंगे एंड B इज़ ग्रेटर दैन C, B इज़ ग्रेटर दैन C। यहाँ पे छोटी सी गलती ये हुई है
कि ये कोमे के बाद यहाँ सी भी आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 नंबर आ रही हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में, तो बी जो है वो सी से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा, अगर आप इसको कंपेयर करें, ए इज़ ग्रेटर देन सी, और बी पे अगर आप देखें ए इज़ लेस देन बी इज़ लेस देन सी, डायरेक्टली मीन्स ए इज़ लेस देन सी। ये अगर आप लिखेंगे इस तरह से तो आपको जो है वो 2 नंबर इस तरह से अलॉट हो जाएंगे पहले क्वेश्चन के। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटैम्प्ट किया, शो डैट फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, कैपिटल C, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। हमने प्रूव करना है कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो एक रियल नंबर आता है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके लेफ़्ट पे जो नंबर दिया होगा वो आपने यहाँ पे ऊपर इस तरह करके लिखना है। इसका हवाला दे दूँ कि ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया कहाँ से है। सफ़ा नंबर 28 पे अगर आप जाएं, मैं बल्कि आपको बुक से भी साथ साथ दिखाता जाता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। सफ़ा नंबर 28 पे आएँ तो वहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो पार्ट है ये उन्होंने दिया हुआ है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये जो है ये क्वेश्चन आप देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। पहले आप यहाँ पे लेट करें कि जो हमारा z है उसे डिफ़ाइन करें कि जो आपका z है वो किसके इक्वल है, वो a प्लस आयोटा b के इक्वल है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 को गौर से पढ़ा है तो इसके इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी हैं और एक्सरसाइज में भी है। तो इस तरह के हम हर क्वेश्चन में z को ये लेट करते होते हैं, और जब z बार आ जाए तो आयोटा के साथ जो साइन पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव में आ जाता है। ये हमने लेट कर लिया। हमने प्रूव करना है कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर, इसका आंसर कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो हमने ये ऐसे कॉपी कर दिया और जो इनकी वैल्यूज़ खुद से लेट की हैं, a प्लस आयोटा बी z की जगह और z बार की जगह a माइनस आयोटा बी, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब फर्स्ट ईयर के बच्चे को, नालायक से नालायक भी बच्चा हो, कोई फार्मूला आता हो या ना आता हो, उसे 2 फार्मूले बड़े अच्छी तरह आते होते हैं। एक कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और एक ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो उसको ज़ुबानी आते होते हैं। तो इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू प्लस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, लिख लिया। सिमिलरली यही लॉजिक यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, नेगेटिव है तो नेगेटिव 2 टाइम्स द फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, इस तरह अरेंज करके लिख लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 नेगेटिव आयोटा इस 2 पॉजिटिव आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव 2ab आयोटा इस नेगेटिव 2ab आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, और यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो शुरू में मैंने सॉल्व करके लिख लिया 2a स्क्वायर, और ये बन जाएगा -1b स्क्वायर -1b स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब -1 और -1 हमें पता है -2 होता है, 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है। हमें पता है कि रियल नंबर में तमाम रैशनल प्लस इर्रेशनल, ये सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर में आते हैं। तो देखा जाए तो ये एक रियल नंबर है। इस तरह आपने क्वेश्चन लिखकर एंड पे एक एरो ज़रूर लगाना है, जो इस बात की निशानी होगी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो है वो आगे हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमने एक ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रूथ टेबल को कंस्ट्रक्ट जब आप a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर e आता है, या आप सिंपली कह ले 1 होता है, लेकिन इस 1 को हम e लिखते हैं। तो जहाँ ये जो है ये बात आपने यहाँ पे करके लिखनी थी। अब आगे रफ में मैंने
यहाँ पे थोड़ा सॉल्व किया तो जगह नहीं बन रही थी। ठीक है, पेपर में आपने लाइन का भी ख्याल रखना है कि बिल्कुल साइड पे बिल्कुल इतना सा डिस्टेंस रखना है। ये जितनी पेन की निब है ना, इससे डबल डिस्टेंस रखना है, और यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस रखना है। अगर आप यहाँ पे करके लाइन लगाएंगे तो आप तो उलझे ही रहेंगे, स्पेस भी सारी ख़त्म हो जाएगी, और जो है वो क्वेश्चन भी सही ढंग से नहीं आप कर पाएंगे। तो ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई किया तो ई आ गया, यानी 1 आ गया। ये एक्स एज इट इज़ और ये सारा भी एज इट इज़। 1 जिस तरह 2 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 2 आता है, इसी तरह ई जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर एक्स आता है, और ये वैसे ही आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको ज़रा डायरेक्ट मुझे सॉल्व करके दिखाओ, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? आप इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि x इज़ इक्वल टू बी ओवर ए, एक्स इज़ इक्वल टू बी ओवर ए, और अगर और डायरेक्ट करना हो तो ये 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय बी, और x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस तरह आप करेंगे, जो कि ये मैंने रफ वर्क में बताया हुआ है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 9th ग्रेड का क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट ईयर ग्रेड 11 में भी उन्होंने पूछा हुआ है। इसका देखेंगे, ये तो बहुत इंतहाई आसान है। आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2 इक्वल है। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हो तो हमें पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। मतलब ये x+1 इक्वल होगा बिल्कुल इसके सामने लिखे हुए यहाँ पे, और ये 3y इक्वल होगा यहाँ पे लिखे हुए। ये तो ऑलरेडी इक्वल है, 1 1 नेगेटिव 3 3। तो ये हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएगी। यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता है कि y इसके इक्वल है, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ मैं x+3 लिख दूँगा। x+3 लिखने के बाद यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन था 3y - 4 इज़ इक्वल टू x। तो y की वैल्यू x+3 पुट की, सॉल्व किया। ये तो एक्सप्लेन करने की उम्मीद करता हूँ ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 11 क्लास में आ गए हैं। 8 9 10 3 साल में तो इतनी कमांड आ चुकी होगी। x 5 के इक्वल आ गया। x की इस वैल्यू को इस y वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। एंड पे आपने एरो ज़रूर लगाना है। एक तो इससे अच्छा तासुर पड़ता है, और दूसरा ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। और अगर आप बात करें कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो ये पेज नंबर 95 पे आपको ये नज़र आ रहा होगा। अगर पेज नंबर 95 पे 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। बिल्कुल उसी तरह आगे 8वां क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि मैंने तरतीब से पहले 8 तीनों मुख्तसर सवालों के पहले 8 अटैम्प्ट किए हैं। हमने यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ए इन्वर्स इक्वल होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ये बात शुरू में बताई जाती है कि इन्वर्स फाइंड करने से पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन सिंगुलर हो तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता है, 9th क्लास में सीख के आए हैं। 3 × 2 6, 6 × 1 -6, 6 - 6 0। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स है वो हमारा सिंगुलर है। और अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू 0 पुट करके से 1/0, तो आपको पता है इन्फिनिटी इक्वल होता है, और इन्फिनिटी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और यही बात जो उन्होंने MCQs का जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछी हुई थी कि ए इनवर्स जो है वो कब एग्जिस्ट नहीं करता। तब नहीं करता जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। यहाँ पे जो है हमारे पहले 8 सवाल मुकम्मल हुए। अब मैं आपको वो गलती बताता हूँ जो आप करते होते हैं पेपर में। आप गलती ये करते होते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है। जिस तरह मैं अब बताता हूँ कि आप जिस तरह पेपर कर रहे हैं, आपको एक शॉट आता था, दूसरा एक आपको आता था 5वां, एक आपको आता था 8वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये आपको शॉट आते थे।
तो आपने जिस तरह इन पे टिक लगाया है इसी तरतीब से इनको अटैम्प्ट करना है। यानी पहले दूसरा ऊपर लिखें, वो लिख लें उसका सलूशन, फिर पाँचवा लिख लें, फिर आठवां, सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, दसवां, 11वां, 12वां। ऐसे नहीं करना कि पहला क्वेश्चन आप 12वां कर रहे हैं, फिर आप तीसरा कर रहे हैं, फिर आप 9वां कर रहे हैं। अब इसकी तरतीब को इसी तरह लेके चलना है। ऊपर नीचे आगे पीछे करेंगे तो एक तो जो आपका जो पेपर चेकर होता है उसके लिए तो मसला नहीं होगा, क्योंकि उसे तो ये सारे सवाल ज़ुबानी पता होते हैं कि कहाँ पे कौन सा सवाल है। लेकिन जिस बंदे ने टोटल करना होता है ना, उसके लिए ये मुसीबत होती है। एक तो उस बंदे ने टोटल बंदा कोई और करता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ। उसने जो है ये बात का ख्याल करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर देखना होता है और टोटल करना होता है। और अगर 8 क्वेश्चन है तो 16 से ज़्यादा नंबर नहीं देने सवाल नंबर 2 में। ये बातें उसने चेक करनी होती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि इनको ऑर्डर से करना है। ये आपके लिए भी आसानी रहेगी और जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए भी, और जो बंदा टोटल कर रहा है उसके लिए भी। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो है यहाँ पे तकरीबन अगर मैं कहूँ 100% पेपर है तो उसमें से 25% हो गया, यानी ये आधा पेज हमने कर लिया है। अब ये वाला आधा पेज करते हैं जो सवाल नंबर 3 है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम कैसे करेंगे ये अब मैं आपको बताता जाता हूँ। ये जो साइड पे 3 लिखा हुआ है, आपने बड़ा सा क्यू लिखकर इस तरह आगे 3 लिख देना है, क्वेश्चन 3, और नीचे लिख देना है आंसर्स। अब आप इसका पहला क्वेश्चन देखें तो ये आया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में से, यानी चैप्टर नंबर आपका ये बनता है 5। पेज नंबर 181 पे एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी सीख के आए हैं और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और ये हर बच्चा ही अटैम्प्ट करता होता है। पेपर चेकिंग के दौरान इस चीज़ को मैं बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन कितने % स्टूडेंट अटैम्प्ट करते हैं, फिर वो जो है उसी हिसाब से मैं आगे बताता होता हूँ। ठीक है, ये भी तकरीबन 99% जो बच्चे इसको अटैम्प्ट करते हैं, चाहे गलत ही क्यों ना करें, ज़्यादातर तो सही होता है। तो ये सारा आपने इस तरह कर देना है। मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का कि किस तरह करना है। ये जो आपका एक्सप्रेशन है, आपने ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको a ओवर इस तरह लिख लेना है। ये जो लिखा हुआ है प्लस का पुट करके b ओवर इस तरह लिखना है, और ये लेफ़्ट वाला एज इट इज़ आएगा। अब ये जो सारा है ये यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है। ये जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा x+3 से कैंसिल, तो a के साथ सिर्फ बचेगा x+4 लिख लिया, और लेफ़्ट पे सिर्फ 7x+2 5 रहेगा। और ये x+3 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x+4 से कैंसिल, और ये x+3 यहाँ b के साथ लिख लेंगे। इन दोनों को अलग-अलग 0 को इक्वल पुट करके यहाँ पुट करेंगे तो पहले b की वैल्यू हमें मिल जाएगी और बाद में a की वैल्यू, और ये जो a लिखा है यहाँ पे a और b की ये दोनों वैल्यूज़ आपने एंड पे पुट करके बताना है कि ये हमारा आंसर आता है। इस तरह करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आगे वो क्वेश्चन आ गया हमारे पास जो कि आपने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, मैं ये आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 6 में से। चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में एग्जाम्पल से ही उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि क्वेश्चन हमारा ये है कि ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें 4th टर्म 14 है, हमने बताना है सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस बताने के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करना शुरू कर दें 2 3 4। 1 क्यों नहीं पुट कर रहे? अच्छा सवाल है। 1 इस वजह से नहीं पुट कर रहे, अगर यहाँ 1 आ जाएगा 1 - 1 0, a 0 बन जाएगा। तो a 0 की तो वैल्यू
बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 अगर यहाँ पे आएगा तो A2, ये माइनस एज इट इज़, 2 - 1 A1 और 2 + 1 3, हमारा एक ये एक्सप्रेशन बन गया। अगर 3 पुट करेंगे तो A3, ये माइनस एज इट इज़, 3 - 1 2 और 3 + 1 4, एक एक्सप्रेशन ये बन गया। इसी तरह जब आप 4 पुट करेंगे n को, इसमें A4 माइनस एज इट इज़, 4 - 1 3 और 4 + 1 A5। अब ये जो एक्सप्रेशन बना है, आप देखें कि हमें ये वैल्यू गिवन है, A4 जो है वो 14 के इक्वल है, तो A4 को रिप्लेस कर दिया 14 से। जब A4 को 14 से रिप्लेस करेंगे तो हमारी A3 की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल ठीक, A3 की वैल्यू का मतलब है कि अगर A3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो A2 हमें यहाँ से पता चल जाएगा क्या है। बिल्कुल यही काम किया आगे। ये वाला एक्सप्रेशन अब लिखा है A3 - A2 = 4। A3 की वैल्यू जो फाइंड की है वो इसमें पुट करेंगे तो A2 की वैल्यू, और A2 की वैल्यू आ गई है तो हमारा जो ऊपर ये बना था पहला एक्सप्रेशन, A2 - A1 = 3, ये आपने एंड पे जनाब यहाँ पे इस तरह लिख लेना है। A2 की वैल्यू 5 इधर रिप्लेस करनी है, तो A1 भी हमारा आ जाएगा 2। अब हमारा सीक्वेंस किस तरह बनता है, A1 A2 A3 A4 कोमा अप टू सो ऑन चलता जाता है। जो A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू 5, A3 की वैल्यू 9, A4 की वैल्यू 14। अब जो आपका MCQ था ना, उसमें उन्होंने A5 की वैल्यू पूछी हुई थी, तो यहाँ से आपने फिर अंदाज़ा लगाना है कि 2 से 5 कैसे बन रहा है। 2 + 3 करें तो 5 आता है, 5 + 4 करें तो 9 आता है, 9 + 5 करें तो 14 आता है। पता ये चला कि पहली टर्म से दूसरी टर्म में जो नंबर प्लस हो रहा है, उससे अगली टर्म में एक नंबर बढ़कर प्लस हो रहा है। यानी पहले 3 प्लस हो रहा है, फिर 4, फिर 5, तो इसका मतलब है 14 से अगले नंबर में +6 होगा, तो वो 20 आएगा, जो कि हमारी 5th टर्म होगी इस सीक्वेंस की। ये साथ में मैंने आपको MCQ की भी लॉजिक दे दी है। उसके बाद अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। शो करना है कि ये सीक्वेंस AP में है। AP का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमने देखना है कि किस तरह से B = AC/A + C हम प्रूव करते हैं। अगर हमारा ये जो एक A/E A, A/B, A/C ये अगर AP में है, AP का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। उन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि ये जो हमारा एक सीक्वेंस है 1/A 1/B, 1/C, ये AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये लाइन मैंने ऊपर लिख ली इस तरह से। हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस ये होता है कि आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, यानी 1/B - 1/A। अच्छा, हम कॉमन डिफरेंस को इस तरह से भी तो बयान कर सकते हैं 1/C - 1/B, यानी आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। टोटली इसमें जो है वो 3 टर्म्स हैं, या 3 हमारी फ्रैक्शंस हैं इस AP में। इस तरह से ये मैंने दोनों लिख दिया, बिकॉज ये दोनों कॉमन डिफरेंस है D और D। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, यानी 1/B - 1/A इस लेफ़्ट पे आ जाएगा, और 1/C - 1/B सिंपली आप कह लें कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स का रूल है, जब दोनों लेफ़्ट हैंड साइड्स इक्वल हों तो दोनों राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होती हैं। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद आपने इसको बेसिक जो है LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आपका जो है ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, B = AC/A + C।
तो मैंने अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये किया है कि ये जो बी वाली दोनों टर्म्स है ना, इनको कंबाइन किया है, ये यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस नेगेटिव को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। इस तरह से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बी आ गया और ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे प्लस हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एलसीएम लिया, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर, a प्लस सी, 1 + 1 2 ओवर बी, a प्लस सी ओवर ए सी, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। हमने जो है हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी b हमने यहीं पे रहने देना। ये जो दूसरी वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी और यही हमने प्रूव करना है, जो हमारा प्रूव हो गया। ये पेपर में आप अगर इस तरह करेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उन्होंने कहा है GM ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बिटवीन -2 आयोटा एंड +8 आयोटा। आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा क्लोज अगर करूं तो ये हमारा 4th पार्ट है, ये हमने करना है। अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने याद किया तो आपने वो सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ए बी। फर्स्ट वैल्यू को हम ए कंसीडर करते हैं और सेकंड वैल्यू को बी। इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 16 आएगा और वो जो है वो +4 होता है। इसका मतलब है हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो +4 या -4 हो सकता है। क्या मतलब +4 -4 हो सकता है? अगर +4 है तो फिर हमारा जो सीक्वेंस है वो बनेगा -2 आयोटा, +4 और 8 आयोटा, ठीक है। और अगर ज्योमेट्रिक मीन -4 है तो हमारा सीक्वेंस बनेगा -2 आयोटा, -4 और 8 आयोटा। अब हमें पता है कि इस ज्योमेट्रिक मीन में हम कॉमन रेशो किस तरह फाइंड करते हैं, यानी आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म। अरिथमेटिक मीन में करते होते हैं आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, इसमें करते होते हैं आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म। तो 4 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा अगर आप करेंगे तो आप देखें कि दोनों का कॉमन रेशो भी जो है वो सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव का फ़र्क है। इसके साथ नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव है। पेपर में अगर आए तो ये आपने सारा ही करना है, फिर ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। बुक में आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आपने चैप्टर नंबर 6 में आना है, चैप्टर 6 में, और एक्सरसाइज 6.7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ये पार्ट नंबर 2 है। बुक में जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन। इसके बाद आगे मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको अभी शुरू में भी बताया था कि यूजुअली नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक पहले मैंने जो है गिवन रिक्वायर क्वेश्चन सारे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें 2 जो हैं वो सीरीज़ दी हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि शो करना है 2ab = a + b। और एक बात आपने ख़्याल रखना है कि पहले आपने पहली सीरीज़ लिख लेनी है। अब ये बात जो है ना ये एडिशनल है, ये मैंने वैसे ही लिखी है। ये अगर आप ना भी लिखें ना तो इसके बगैर आपका क्वेश्चन चल सकता है। और अब यहाँ पे हमें पता है कि इस सीरीज़ में ये जो पहला हमारा नंबर होता है ये फर्स्ट टर्म होती है, यानी a1 होता है। और कॉमन रेशो जो है, कॉमन रेशो आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म, द नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म, -x डिवाइडेड बाय 1। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा कॉमन रेशो है जो r है वो -x आ जाएगा। 2 वैल्यूज़ होगी और हमें पता है ये जो SN है या सम ऑफ दिस सीरीज़ जो है वो a के इक्वल है। तो SN को हमने यहाँ a के इक्वल लिख दिया। ये 3 वैल्यूज़ हमें रिक्वायर होती हैं। फॉर्मूला आपने लिख लेना है SN सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ का, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ चलती जा रही है तो इसका फॉर्मूला ये आपने लिखना है। SN की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है a1 की वैल्यू 1 है, 1 -r की वैल्यू -x है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ये एक्सप्रेशन आ जाएगा,
ठीक है, अब हम लेते हैं अपनी दूसरी सीरीज़ को। ये हमें पता है ये सारी सीरीज़ जो है ये एस एन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये जो बी है ये इक्वल होगा एस एन के। एक बात, फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशो जो है वो आगे वाली टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाली टर्म होती है एक्स डिवाइडेड बाय वन। तो कॉमन रेशो आर जो है वो हमारा इक्वल होगा एक्स के। यही फॉर्मूला यूज़ होगा जो ऊपर यूज़ हुआ है, वैल्यूज़ पुट करेंगे बी वन माइनस एक्स। तो ये हमारा वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक्सप्रेशन बनेगा। अब हमने प्रूव करना है तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, और प्लस करने का तरीका होता है कि लेफ़्ट वाली लेफ़्ट में और राइट वाली राइट में। बिल्कुल आपने कर दिया। ये नेगेटिव एक्स इस पॉजिटिव एक्स से कैंसिल। ये फिर आगे हमें मिलेगा 1 + 1 2 इज इक्वल 1/a + 1/b। राइट हैंड साइड पे एलसीएम लिया डायरेक्ट मेथड से, और ये ए बी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही हमारी रिक्वायर फॉर्म है जो हमने प्रूव करनी है। इसके बाद ये बहुत ही आसान सवाल है। आसान तो सारे ही होते हैं अगर तैयारी की हो तो, लेकिन आसान से मुराद ये है कि ये आमतौर पर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है जो शॉर्ट में पूछा हुआ है। अब ये हमारी 11 परमुटेशन n इज़ इक्वल टू 11.10.9 के इक्वल है। मैं आपको इसका हवाला दे दूं, अगर आप पेज नंबर 235 पे जाएंगे चैप्टर नंबर 7 में, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 235 पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। सॉरी, मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन का हवाला रेफरेंस देना भूल गया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको मिलेगा पेज नंबर 214 पे एग्जाम्पल नंबर 6 में, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ओके, अब हम अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 11 परमुटेशन n इज़ इक्वल 11.10.9 है। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब परमुटेशन आपको ओपन करनी आनी चाहिए। अगर आप चैप्टर नंबर 7 हल्का फुल्का भी पढ़ के आए हैं तो परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, फैक्टोरियल, ये छोटी छोटी बारीक बारीक बातें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर n परमुटेशन r हो तो हम लिखते हैं इस n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। तो बिल्कुल इसी तरह इसको लिख लेना है, इस 11 का फैक्टोरियल 11 माइनस n ब्रैकेट फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड पे मैंने एक छोटा सा चेंज किया है कि ख़ुद से 8 फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में 11 फैक्टोरियल है, तो ये सारा जो नंबर्स हैं ये भी टर्न हो जाएगा 11 फैक्टोरियल में। ये 11 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो के हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा और हम इजीली बता देंगे कि n की क्या वैल्यू है। तो इस 8 फैक्टोरियल ऊपर लिखने का मतलब ये है कि 11 10 9 तो पहले से चलता आ रहा है। 10 9 फैक्टोरियल का मतलब है कि एक काम करके 1 तक जाना है, यानी कि 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो डॉट्स हैं ये सारा मल्टीप्लिकेशन को डिनोट कर रहा है। 8 फैक्टोरियल का ये मतलब है। और अगर ये सारे नंबर्स लिखे हों 1 से 11 तक तो हम उसे 11 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो मैंने फिर इसकी जगह 11 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल इससे कैंसिल, 1 ओवर ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल का सिंबल इस फैक्टोरियल के सिंबल से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपकी n की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। और एंड पे आपने बता देना कि 11 परमुटेशन n जो है वो इक्वल है 11 परमुटेशन 3 के, और लास्ट पे आपने एरो लगाना है ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये क्वेश्चन भी MCQ वाला क्वेश्चन है। अगर आप पास पेपर ज़रा गौर से देखेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी मिलेगा, जो कि देखें लकीली है 2015 के पेपर में मैं शॉर्ट में भी पूछ लिया है। रेफरेंस में सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सफ़ा नंबर 242 पे आपने जाना है। हमारी जो मशक है या एक्सरसाइज है वो 7.4 है 7.4, और उसका सवाल नंबर 1 का भी दूसरा पार्ट है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है कम्बिनेशन की, यानी ऊपर वाले
ये जो n है यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस n माइनस r और फिर फैक्टोरियल। इसी वजह से इसको ओपन किया है। और यानी कि इस 20 का फैक्टोरियल ओवर इस 17 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल। 20 माइनस 17 3 फैक्टोरियल होता है। अब इस 20 फैक्टोरियल को मैंने सिर्फ 17 तक ओपन किया, उसकी रीज़न ये है कि ये 17 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास सिर्फ ये 3 नंबर्स बच रहे हैं, और इस 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 2 1, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 1140 आंसर आता है। ठीक है, इस तरह 6840 को 6 पर डिवाइड भी कर सकते हैं आप, और ये हमारा 20C17 का ये आंसर आता है। अब कैलकुलेटर जो है ये आंसर आपको डायरेक्ट देता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह कैलकुलेटर से आपने इसको फाइंड करना है, रीचेक करना है कि आपका आंसर सही है। आपने पहले प्रेस करना है 20, फिर कम्बिनेशन का सिंबल अगर आप देखें तो ये इन्होंने लिखा हुआ है NCR, शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करेंगे तो आपका C आ जाएगा, और उसके बाद 17 है तो इक्वल प्रेस कर देना है, ये आपको डायरेक्ट ही आंसर दे देगा 1140। और अगर MCQ में ये आए ना क्वेश्चन तो आपने इस तरह करना है कैलकुलेटर से, ये सारा सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व ही करते रह जाएंगे। उसके बाद आगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये तो बहुत आसान है, और ये जो क्वेश्चन है ये उन्होंने शॉर्ट में भी पूछा हुआ था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा हुआ था। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कहा है कि अ डाई इज़ रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4। मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो डाई होती है ना, अगर आप लूडो खेलते हैं उसमें जो वो छोटा सा दाना नहीं होता जिसके 6 फेसेस होते हैं, जिसके 6 फेसेस पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट और 6 डॉट्स आपको मिलेंगे। वो जो आपका लूडो का दाना जिसे हम अंग्रेज़ी में डाई बोलते हैं, आप जब उस लूडो के दाने को जब रोल करेंगे या डाई को रोल करेंगे तो क्या चांस है कि जो हमारे डॉट्स हैं वो 4 से ग्रेटर आए, यानी 5 या 6 आए। तो सैम्पल स्पेस में पहले आपने आउटकम बताना होता है। हमारा आउटकम ये है कि इसमें 1 हो सकता है डॉट, 2 डॉट 3 4 5 6, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। और हमें पता है कि 4 से ग्रेटर देन जो है वो सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 5 और 6। ये जो 5 और 6 है ये हमारे ग्रेटर देन 4 है, नॉर्मल मैंने अभी आपको बताया है। अब सैम्पल स्पेस में हमने बताना होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो टोटल 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इस तरह से आया। अब ये उन्होंने कहा है कि डॉट्स ऑन द टॉप, हमारा इवेंट जो है वो ये है कि अगर आप उस डाई को इस तरह रोल करें, इस तरह से डाई को रोल करें तो ये जो टॉप फेस आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 से ग्रेटर हो, या तो आपका 5 हो या 6 हो। तो इवेंट में जो है वो हमारे 2 नंबर आएंगे, 5 और 6, ये हमारा इवेंट है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इवेंट में कितने हैं, 2 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की डेफिनेशन ये होती है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ये 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब ये देखें किस तरह से ये जो है 1 2 3 4 5 6 लाइनों में क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेपर जो सेटर है वो बहुत बैलेंस करके पेपर बनाता है। अगर कुछ क्वेश्चन आप देखें पीछे, अगर कुछ क्वेश्चन ये पूरे पूरे पेज पे आए हैं तो आगे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी उन्होंने दिया है कि जो सिर्फ 3 से 4 लाइंस में आया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अब आगे हम चलते हैं, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन होता है ना,